तो ख़वातीनो हज़रात, दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद वंस अगेन विद AJ हेल्थ TV। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, अब्दुल रज़ाक उनका नाम है। तो उनकी फरमाइश पर कि बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्तियाक होता है कि वो इस पे बात करें या इसके मुतालिक जानना चाहें। बेसिकली टॉपिक है सीमन और स्पर्म और इनकी एनाटॉमी। तो आज हम पहले किस्त से इसका आगाज़ करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक पे बड़ी वसी बात करने वाली है। तो पहली किस्त में हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके एनाटॉमी और इस किस्म की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये बहुत एक जामे प्रोग्राम है, किस वक्त इंशाल्लाह आपके पास आता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। इसके अलावा स्पर्म में या सीमन में कोई कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह इसका कम होना, ना होना और स्पर्म का एक्टिव ना होना, इस किस्म के मसले मसाइल हैं, उन पे हम किस बार बात करते रहेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखिए। अब हम इसका ये डायग्राम आपके सामने, ये तस्वीर बनी हुई है, एक इमेज मैंने कोशिश की है कि आपके सामने मैं रखूं। अगर आप इसका बगौर मुआयना करें और माइक्रोस्कोपिक अगर स्पर्म को हम लोग मुआयना करें या इंस्पेक्शन करें तो ये चीज़ें आपको नज़र आई। ये एक्रोसोम वाला हिस्सा जो है, इसमें मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जो कि पेनिट्रेशन में मददगार होता है। अब आगे अगर आप देखें तो हेड है और हेड आपके सामने मौजूद है। इस न्यूक्लियस होता है। दरमियान वाला हिस्सा मिड पीस कहलाता है और ये दरमियान वाला हिस्सा आप बगौर देख सकते हैं, आपके सामने है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इट इज कॉल्ड आल्सो द पावर हाउस। माइक्रोकोंडा को इस सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अगेन टेलिंग यू दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म सेल। तो ये है बेसिक चीज़ इसमें। इसके बाद आप टेल देख सकते हैं। टेल मतलब उसका आप दुम कह लें, ये मुश्तमिल है। तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है और अगर हम इसको स्टडी करें तो ये चीज़ें हमें नजर आती है। तो एक स्पर्म में ये चीज़ें होती हैं। स्पर्म की जो एक लाइफ साइकिल है दैट इज 64 डेज, 64 दिनों पर इसका एक लाइफ साइकिल मुश्तमिल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो और ये समझ रहे हो कि शायद ये पैदा हुआ मर गया। ऐसा नहीं है। इट टेक्स 64 डेज टू डेवलप इन द ह्यूमन बॉडी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं AJ हेल्थ TV की तरफ से। आजकल जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें सीमन और स्पर्म की एनाटॉमी पे बात हो रही थी और पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था और अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह ताला कि जब नेक्स्ट एपिसोड होगा, सेकंड एपिसोड, इसमें हम आपको मज़ीद इन पे बताएंगे और एज़ोस्पर्मिया पे बात करेंगे। तो एज़ोस्पर्मिया से मुतल्लिक़ आज प्रोग्राम है, किस्त नंबर 2 कहलाएगी ये। एज़ोस्पर्मिया क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब है किसी चीज़, मतलब स्पर्म का ना होना। स्पर्म का ना होना, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि स्पर्म बिल्कुल नहीं होता। अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो 15 मिलियन से अगर स्पर्म कम हो तो उसमें फिर कंसेप्शन या कंसीव नहीं हो सकता, यानी कि अमले तौलीद नहीं हो सकता। तो जब किसी पेशेंट को, किसी भाई को, किसी मर्द को एज़ोस्पर्मिया का मर्ज हो, यानी कि वो जो काउंट होते हैं स्पर्म के वो कम हो 15 मिलियन से, तो फिर अमले तौलीद में रखना पड़ता है। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल है बेसिकली, और ये जब मोटालिटी रेट इसका या मोटाइल ज़्यादा होता है या मोटाइल होता है तो फिर ये फीमेल एग से मिलकर रिप्रोडक्टिव अमल में हिस्सा लेता है और वहाँ से जाके कंसेप्शन होती है। स्पर्म की डेवलपमेंट जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बताया, ये टेस्टिकल्स या खसियों में होती है। अब हम कॉजेज़ पे बात करेंगे कि एज़ोस्पर्मा का अगर किसी को मसला है, किसी भाई को, तो वो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। 2 तरह के तरीक़ों से हम इसको देखते हैं कि प्री टेस्टिकल और पोस्ट टेस्टिकल।
यानी कि खस्सियों में अगर डिफ़ेक्ट ना तो उससे पहले भी मसले मसाइल हो सकते हैं, और अगर खस्सियों में डिफ़ेक्ट आ जाए तो उसके बाद भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो प्री टेस्टिकल्स में हम बात करते हैं, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। जब इन्फेक्शन होता है तो एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन्स का इशू हो सकता है। जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, इसमें इशू हो सकता है। इसकी डेवलपमेंट अगर कम हो या ना हो तो फिर एजोस्पर्मिया का इशू हो सकता है, जिससे फिर अमले तौलीद ज़ाहिर है मुतासर होगी। इसके अलावा अगर कोई कैंसर का पेशेंट है या किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी हुई है तो उससे भी रेडिएशन के थ्रू फ़र्क पड़ता है और उससे भी ये प्रॉब्लम जन्म ले सकता है। इसके इंजरी भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा जेनेटिक इशू हो सकते हैं कि ख़ानदान में आपका इशू चल रहा हो तो वो इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कहते हैं जी पोस्ट टेस्टिकुलर इश्यूज़ की, तो इसमें एक तो जो पैसेज या जो ट्यूब है जो खस्सियों से पीनल की तरफ या पीनस की तरफ स्पर्म या मनी को लेके जाती है, उस ट्यूब की ब्लॉकेज या उस पैसेज में या उस रास्ते में अगर कोई रखना हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर इसके अलावा रेक्टोरेट एजैकुलेशन भी हो सकती है। हम आपको बताते हैं कि रेक्टोरेट एजैकुलेशन क्या है। बेसिकली बाज़ औक़ात ये स्पर्म उस डक्ट में या उस नाली में चला जाता है जो कि यूरिनरी ट्रैक होता है, तो बजाय इसके कि वो प्रॉपर ट्रैक में हो तो वो जो पेशाब करने वाले ट्रैक है उसमें चला जाता है। तो ये जो 40% केसेस देखने में आए हैं वो बेसिकली ये जो पोस्ट टेस्टिकुलर मैंने बात की है उसमें वे में या पैसेज में या उस ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से आते हैं, उसका रेट 40% है। अब हम बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट किस किस्म के हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है सीमेन एनालिसिस के नाम से मतलब आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं या इसको स्पर्म काउंट भी कहते हैं। इसके अलावा वेसोग्राफी भी हो सकती है। वेसोग्राफी एडवांस टेस्ट है और आजकल इसको ज़्यादा मतलब सराहा जा रहा है और इसके ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा बायोप्सी होती है कि टेस्टिस या टेस्टिकल का कोई टेस्टिस से कोई पीस काट कर उसकी बायोप्सी की जाती है और वजूहात दरियाफ्त की जाती हैं। टेस्ट किया जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी, उसके थिकनेस को देखा जाता है। जो क्वांटिटी है उस स्पेसिमेन की वो 1.5 ml से मतलब कम से कम 1.5 ml होनी चाहिए। उसके बाद इसको देखा जाता है कि इसमें 15 मिलियन जो स्पर्म है वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव। तो ये इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, जो टेस्ट आप करवाएंगे या देखेंगे तो आसानी के साथ उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ और रेफरेंस वैल्यूज़ नज़र आ रही होती हैं, या जो उस वक्त का टेस्ट होता है वो आप देख सकते हैं उसको। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है। तो आपके कमेंट के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। जब आप कमेंट करते हैं, अगर किसी भाई या बहन को कोई मसला हो तो कमेंट के थ्रू हमसे शेयर कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उनके इशू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या प्रोग्राम है उसको हम कर सकें। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी वजूहात जिनकी वजह से लो स्पर्म काउंट का इशू हो सकता है। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी में ज़हन में मेडिसिन आती है, वैसे तो आपको पता है होम्योपैथी हरामात पे बेस करती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो दरमियाना सबसे बेस्ट है। इसमें मदर टिंचर में इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके बाद एग्नस मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है मदर टिंचर में। और इसके बाद जिनसिंग मदर टिंचर यानी कि क्यू में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में अगर डालें तो पेशेंट को इंशाल्लाह ताला 3 से 6 माह के दरमियान अफाका हो सकता है। और साथ ही साथ आप लोग जो सीमेन एनालिसिस का टेस्ट है और इन्वेस्टिगेशन है वो भी साथ साथ करते रहें, हर माह करवाते रहें। आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि इस वक्त एक्टिव कितने हो चुके हैं स्पर्म उसमें। इसके अलावा अगर कम्बिनेशन की बात करें तो डॉक्टर रैकवेज एक अच्छा कम्बिनेशन बनाता है, उसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। उस कम्बिनेशन का नाम R41 आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। वैसे R41 ये भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और तरकीब इस्तेमाल उसी तरह है कि 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम। इसकी तमाम तरकीब उसकी पैकिंग पे लिखी हुई है। तो ख़वातीन और हज़रात, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल AJ Health TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV, लाहौर, पाकिस्तान।